नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में आप सभी पूरी तरह से लग गए होंगे। मैं भी अपनी तैयारी में लगा हूँ। मेरा अभी एक समय एग्ज़ाम भी चल रहा है। अभी मैं तुरंत एग्ज़ाम दे के आया और वीडियो शूट करने बैठ गया। तो आप समझ सकते हैं इस सीरीज़ को लेकर के आपकी एकेडमी कितना सीरियस है। इस पर ज़रा भी संदेह करने की बात नहीं है। जैसा कि आप सभी थंबनेल को देख पा रहे होंगे, यूनिट 3 जो कि काव्यशास्त्र है, काव्यशास्त्र के ऊपर हम इस समय पीवाईक्यू सीरीज़ लेके आए हैं। और इस समय जो पीवाईक्यू सीरीज़ हम कर रहे हैं 10वीं यूनिट का करेंगे। इसमें पूरे 3600 प्रश्नों की श्रृंखला है। पूरे 3600 प्रश्न हैं। 2006 से लेकर के 2024 तक जितने भी प्रश्न हैं हम उनको यूनिट वाइज करेंगे, कवर करेंगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि एग्ज़ाम से पहले हम इसको करने की पूरी कोशिश करेंगे कि 110% हम पूरे पीवाईक्यू सीरीज़ को कर लें। तो काव्यशास्त्र के ऊपर इसके पहले 2 वीडियो आ चुकी है। ये तीसरी वीडियो है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इस तीसरी वीडियो में हम जितना प्रश्न कर पाएंगे उतने प्रश्न करेंगे। इसके पहले दोनों वीडियो में 25-25 प्रश्न करवाया था। आज जितने प्रश्न तक चल पाऊँगा, प्रश्न ज़्यादा लेकर के आया हूँ, वहाँ तक मैं चलूँगा। तो इसके पहले अगर आपने इस यूट्यूब चैनल के आपकी एकेडमी के प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो जाइए देखिए। यूनिट 7 हिंदी कहानी, यूनिट 9 हिंदी निबंध, इन दोनों यूनिट को मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाया है। उसकी महत्वपूर्ण पंक्तियों को मैंने कवर किया है, अंडरलाइन कराया है और ये भी बताया कि हाँ ये महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट करिए। साथ ही यूनिट 1, यूनिट 4 हिंदी भाषा और वैचारिक पृष्ठभूमि, इसके पीवाईक्यू 100% पीवाईक्यू मैंने करा दिए हैं। यूनिट 7, यूनिट 9 जो हिंदी कहानी निबंध है उसके भी पीवाईक्यू, एमसीक्यू, महत्वपूर्ण तथ्य, लाइन बाय लाइन पार्ट सब कुछ क्लियर कट हो गया है यूट्यूब चैनल पर। यानी 4 यूनिट हमने कवर कर दिया है, 5वां यूनिट में कवर कर रहा हूँ। आप जाइए एक बार प्लेलिस्ट देख लीजिए। तो चलते हैं बिना देर किए आज के प्रश्न पर। पहले प्रश्न पर देखिए, आज का 51वां प्रश्न है। और इस प्रश्न को करते समय अपने सामने एक कॉपी पेन रखिए। कॉपी पेन में आप नोट करते जाए कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अन्यथा आप ये भी कर सकते हैं, इसी यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स का भी आप यूज कर सकते हैं स्वयं से स्वयं का मूल्यांकन के लिए। लास्ट में आप देख पाएँ आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आपको ये भी देखना है कि कौन कौन से प्रश्न रिपीटेड हैं। अगर आप पिछले दोनों वीडियो को नहीं वॉच किए तो ये नहीं देख पाएंगे कि कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, कैसे प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसीलिए मैं 2012 से लेकर के 2006 से लेकर के 2024 तक का एनालिसिस कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं 2006 से लेकर के 2024 तक आज तक पूछे जा रहे हैं और हर साल वो प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैं बताऊंगा जब पूरी पीवाईक्यू सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी उसके बाद। आप ध्यान से पढ़िए। देखते हैं पहला प्रश्न देखिए। इसमें निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। एसेज इन क्रिटिसिज्म, एस्थेटिका, फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म। क्रोचे, रेने वेलेक, आई रिचर्ड, मैथ्यू आर्नल्ड, अरस्तु। इसके सही क्रम को हम देखते हैं। यहाँ देखिए, एसे इन क्रिटिसिज्म मैथ्यू आर्नल्ड का है। क्रिटिसिज्म शब्द से जितनी भी रचनाएं हैं उसको आप एक जगह संकलित कर लीजिए। और मैथ्यू आर्नल्ड और रिचर्ड नाम के जो 2 पाश्चात्य काव्यशास्त्री हैं, इन्हें क्रिटिसिज्म नाम की रचनाएं लिखी हैं। एस्थेटिक्स जिसका प्रकाशन वर्ष 1902 है, उसके रचनाकार क्रोचे हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने हैं। उसके बाद फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक जिसका प्रकाशन वर्ष 1936 है, इसके आई रिचर्ड हैं। और एक जो और बचता है द मॉडर्न ऑफ हिस्ट्री क्रिटिसिज्म, उसके हाँ वो तो हाँ आई रिचर्ड इसके हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। सॉरी, ये रेने वेलेक होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। इसे देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, ये सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ आप देख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ये आलोचना ग्रंथ है और एक तरफ उनके लेखकों का नाम है। श्रृंगार प्रकाश, व्यक्ति विवेक, चित्रमीमांसा और रसमंजरी। एक दूसरी तरफ है महीम भट्ट, अप्पय दीक्षित, भोज, रुद्र भट्ट, भानुदत्त।
भानुदत्त की जो रचना है वो है रसमंजरी, आप यहाँ देख सकते हैं D5। अगर आपको यही पता है तो आप इसी से आंसर की तरफ जा सकते हैं, आंसर ए। हम दोबारा से यहाँ देखते हैं, श्रृंगार प्रकाश भोजराज, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट, चित्र मीमांसा अप्पय दीक्षित, रसमंजरी भानुदत्त, श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट। अभी मैं एक बार अगर इसके बाद अगर प्रश्न कोई भी इस तरह का प्रश्न आता है तो मैं जितने भी रचनाकार पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मैं अभी तुरंत करवा देता हूँ, मैं बोल दूंगा, आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, स्थापना और तर्क का यह प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि काव्य का सर्वप्रमुख हेतु है व्युत्पत्ति। तर्क में है व्युत्पत्ति नवनवीन शालिनी प्रतिभा की उपज है। तो ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि मैं बता दूं कि काव्य का सर्वप्रमुख हेतु है प्रतिभा, इसे आप ध्यान में रखिए। व्युत्पत्ति नहीं, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, ऐसी उक्ति है, ठीक है, राजशेखर की है जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। तो उसमें देखिए, उसमें ये कहा गया है प्रज्ञा मतलब प्रतिभा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, ठीक है, यानी बुद्धि से, हमारी प्रतिभा से नए नए ज्ञान हमेशा उत्सर्जित होते रहते हैं, इस तरह से है। इसका ऑप्शन 1 है। दोनों गलत है। आप मैं जो भी बोला उसे आप नोट कर लीजिए, याद रखिए, कंठस्थ कर लीजिए। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 54। यह प्रश्न है स्थापना एवं तर्क का, यह भी है। इसमें कहा गया है कि काव्य के अपरिहार्य तत्व हैं शब्द, अर्थ, कल्पना, भाव और विचार। तर्क में कहा जा रहा है कि इनमें कई तत्व जोड़े या छोड़े जा सकते हैं, इनमें अपरिहार्य कोई नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है आप अपने नोटबुक में लिखिए या फिर आप कमेंट बॉक्स का प्रयोग करके आप दे सकते हैं। उसके बाद हम इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर देखते हैं। उत्तर में देखिए ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं। यानी काव्य के अपरिहार्य तत्व हैं शब्द, अर्थ, कल्पना, भाव और विचार। इसे आप नोट कर लीजिए। तर्क में कहा जा रहा है इनमें कोई तत्व जोड़े या छोड़े जा सकते हैं, अतः इनमें अपरिहार्य कोई नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 55 को देखिए आप। इसमें कहा जा रहा है, ये भी असर्शन और रीजन का प्रश्न है। कहा जा रहा है भाषा अर्थ को उन्मिलित करती है, न कि अर्थ की सृष्टि करती है। तर्क में कहा जा रहा है यह देरिदा का मत है, वह पाठ पर जोर देता है, लेखन पर नहीं। ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है। इस ऑप्शन में क्या सही हो रहा है आप बताइए। दोबारा से एक बार प्रश्न पढ़िए। प्रश्न अगर एक बार में नहीं समझ आए तो प्रश्न 2 बार 3 बार अभी आप पढ़िए, क्योंकि अभी आप एग्जाम हॉल में नहीं हैं। भाषा अर्थ को उन्मिलित करती है, न कि अर्थ की सृष्टि करती है। ये कितना सही है इस पर विचार करिए, 1 मिनट 2 मिनट सोचिए। यह देरिदा का मत है, इस पर बाद में आइए। पहले कथन को देखिए सही या गलत है, क्योंकि वो कॉमन शब्द कॉमन लाइन है। हम देखते हैं ये दोनों ही सही हैं, क्योंकि भाषा अर्थ को उन्मिलित करती है, न कि अर्थ की सृष्टि करती है। अगर ऑप्शन ए सही है तो आप देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कट जाएंगे। असर्शन रीजन में प्रश्न अगर थोड़े से भी आप उससे परिचित हैं तो आपके 50 से 60%, 70% सही होने की संभावना होती है, अगर थोड़ा सा संशय की भी स्थिति बनी हुई है तो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 56। ये भी स्थापना और प्रश्न का प्रश्न है। मैं बता दूं, वैचारिक पृष्ठभूमि जो यूनिट 4 है और यूनिट 4 काव्यशास्त्र 3 काव्यशास्त्र, ये 2 यूनिट ऐसे हैं जहाँ से असर्शन और रीजन के प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है आचार्य शुक्ल के अनुसार लोक मंगल के विधायक भाव है करुणा और क्रोध। तर्क कहा जा रहा है महर्षि वाल्मीकि के काव्योद्रेक के ये ही दोनों हेतु थे। शुक्ल जी ने
क्रोध की जगह प्रेम को रख दिया है। ये देखिए, ए सही है लेकिन आर गलत है। महर्षि वाल्मीकि के काव्योद्रेक में ये ही दोनों हेतु थे। शुक्ल जी ने क्रोध की जगह प्रेम को रख दिया है, बिल्कुल गलत है। शुक्ल जी ने प्रेम को नहीं रखा है। आप देख सकते हैं करुणा और क्रोध, क्रोध की जगह प्रेम को रख दिया है, आप देख सकते हैं। सीधा कैसा कंट्राडिक्टरी इस प्रश्न में है दोनों के असर्शन और रीजन में। तो निश्चित तौर पे एक सही होगा तो दूसरा गलत होगा, और दोनों में संबंध तो है नहीं कुछ, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सॉरी ए सही है इसका। ये सारे प्रश्न देखिए यूजीसी नेट हिंदी जून 2013 में पूछे गए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, स्थापना और तर्क का यह भी प्रश्न है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। तर्क में कह रहा है साहस के बिना वीर कर्म का संपादन नहीं होता है, अतः आनंद भी प्राप्त नहीं होता है। साहस के बिना वीर कर्म का संपादन नहीं होता है, अतः आनंद भी प्राप्त नहीं होता है। देखिए दोनों सही है, बिल्कुल है, क्योंकि साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। जब हम कोई काम साहसपूर्ण करने जाते हैं उस समय जो हमारे अंदर उत्साह होती है, हम उसी उत्साह से हमारे अंदर आनंद की भावना उत्पन्न होती है। तर्क में भी वही बात कह रहा है, उसी की पुष्टि कर रहा है अपने स्थापना का, कि साहस के बिना वीर कर्म का संपादन नहीं है। अगर साहस नहीं है तो आपके अंदर वीर कर्म की जो उपज हो रही है, वीरत्व की भावना जो आ रही है वो नहीं आ सकती, अतः आनंद भी प्राप्त नहीं होता। अगर आपके अंदर साहस उत्साह नहीं है तो आनंद भी प्राप्त नहीं होगा। आप वीर कर्म कर भी लीजिए, आपको लगेगा कि आप वीर कर्म कर रहे हैं, लेकिन उससे आपका कोई आनंद नहीं होगा, और ना ही दूसरा आपके उस वीर कर्म से आनंद ले सकेगा। तो आप देखिए ऑप्शन सी इसका सही है। अगले प्रश्न को देखिए, अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? ऑप्शन ए शंकुक, रुद्रट, भट्टनायक, विश्वनाथ। तो इसमें देखिए अनुमितिवाद के अवधारणा जो देते हैं वो हैं शंकुक। वहीं इसके बाद देखिए भट्टनायक, मैं बोला था नायक, ये किसकी बात करते हैं? भट्टनायक भुक्तिवाद बोला था कि मैं इसके पहले भी, भुक्तिवाद, ठीक है। जो नायक होता है वो भोग विलास की बातें करता है और करता दिखता है, ऐसे इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। तो भट्टनायक भुक्तिवाद, और रुद्रट जो हैं, रुद्रट की जो रचना है वो है काव्यालंकार, और ये उसमें एक पंक्ति आती है ननु शब्दार्थौ काव्यम, ठीक है, ननु शब्दार्थौ काव्यम। वहीं जब हम विश्वनाथ को देखते हैं तो विश्वनाथ की जो रचना है वो है साहित्य दर्पण, और कई बार जो इनके संबंध में एक वाक्य पूछा जाता है वो वाक्य है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये पंक्ति किसकी है? विश्वनाथ की है। तो देखिए यह अनुमितिवाद की अवधारणा जो देते हैं उनका नाम है शंकुक। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। अगला प्रश्न है जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन हैं? ऑप्शन ए कीट्स, ऑप्शन बी देरिदा, ऑप्शन सी फ्रायड, ऑप्शन डी बुअलो। तो जादुई यथार्थवाद के जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं या फिर प्रतिष्ठापक हैं काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्री, वो हैं बुअलो। इनके नाम को याद कर लीजिए। और इसमें से जादुई यथार्थवाद के संदर्भ में फ्रायड का भी संबंध है, कीट्स का भी संबंध है, और देरिदा का शायद नहीं है यथार्थवाद से। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 60। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक हैं? ऑप्शन ए दांते, ऑप्शन बी ब्रेडले, ऑप्शन सी सस्यूर, ऑप्शन डी जॉनसन। आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सस्यूर। आप देख लीजिए ऑप्शन सी। आधुनिक संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद ये दोनों क्रम से
आते हैं और इसमें उत्तर संरचनावाद के बारे में जो मत देते हैं उनका नाम है फर्दिनाद द सस्यूर, ऐसा कुछ करके नाम है। और इन्होंने ही लाग और पेरोल, ये लाग और पेरोल की बात करते हैं, ठीक है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। लॉग और पेरोल क्या है आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब इतना सब कुछ बताना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि देखिए एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न कौन सा होगा मुझे भी नहीं पता। अभी तुरंत मैं कौन से जो स्लाइड ओपन होने जा रही है वो उसमें कौन से प्रश्न आएंगे मुझे नहीं पता। बनाते समय जब बनाया हूँ तो एक बार देखा हूँ, लेकिन कब बनाया हूँ कब देख रहा हूँ तो फिर ऐसे में थोड़ी दिक्कत आती है। तो थोड़ा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। हालांकि एक भी प्रश्न इस पूरी स्लाइड से एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। जो अब पूरी सीरीज़ आ रही है मैं इसको रीचेक करता हूँ, 2-3 बार चेक कर लेता हूँ। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 61। काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? भोजराज, रुय्यक, विश्वनाथ, वामन। वामन, भोजराज, रुय्यक, विश्वनाथ। सी है रुय्यक, विश्वनाथ, वामन, भोजराज। डी है विश्वनाथ, वामन, भोजराज, रुय्यक। इसका सही उत्तर क्या होगा आप दे सकते हैं। इसमें जो विश्वनाथ हैं, विश्वनाथ का संबंध है 14वीं शताब्दी से। विश्वनाथ, मैं सबकी शताब्दी लिख देता हूँ, उसके बाद क्रम से हम लोग लगाते हैं। उसके बाद हैं वामन। वामन को देखते हैं, वामन का संबंध है राजशेखर भट्ट, कुंतक, अभिनवगुप्त, धनंजय। वामन का संबंध है 8वीं शताब्दी से। भारभाम दौवा, वा यानी कि 8वीं शताब्दी से, ठीक है, वामन। उसके बाद भोजराज को एक बार हम देख लेते हैं। मही भोज क्षेम, भोजराज का संबंध है 11वीं शताब्दी से। उसके बाद आते हैं हमारे रुय्यक। रुय्यक का जो संबंध है हे राम रुय्यक को वेद का ज्ञान दो, ऐसा करके मैंने ट्रिक बनाया था। और हे राम यानी हेमचंद, राम यानी रामचंद गुणचंद, रुय्यक यानी रुय्यक, और वेद यानी वेद का ज्ञान दो यानी वेद व्यास। ये चारों लोग का जो जन्म वर्ष है या ये 12वीं शताब्दी से इनका ताल्लुकात है। तो रुय्यक हो गए 12वीं शताब्दी। आप इस ट्रिक को वीडियो पॉज दे करके लिख भी सकते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए वामन के बाद भोजराज, रुय्यक, विश्वनाथ, ठीक है, ऑप्शन बी देख सकते हैं, वामन, भोजराज, रुय्यक, विश्वनाथ। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 62। इन ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? इसमें देखिए सबसे पहले जो रचना आती है वो है, हम देखते हैं काव्यदर्श। काव्यदर्श के रचनाकार हैं दंडी। दंडी के बाद ध्वन्यालोक, आनंदवर्धन। उसके बाद काव्य प्रकाश हैं इनका शक्ति कवित्त बीज रूप। काव्य प्रकाश शक्ति कवित्त बीज रूपा इस आचार्य की उक्ति है, और प्रतिभा को वो शक्ति मानते हैं। ऐसे जो हमारे वो वामन ही हैं शायद, अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ, तो ठीक है। इसमें देखिए दंडी सबसे पहले आते भी हैं और उसके बाद आनंदवर्धन ही आते हैं उसके बाद, लेकिन मैं एक बार देख लेता हूँ इसको। काव्य प्रकाश, हाँ सॉरी काव्य प्रकाश वामन नहीं, मम्मट ने ही शक्ति कवित्त बीज रूपा, मम्मट। और मम्मट का संबंध है 11वीं शताब्दी से, ठीक है। महिभोज क्षेम, महिम भट्ट, भोजराज, क्षेमेंद्र और मम्मट। तो इसको आप देख सकते हैं, ये रचना जो है 7वीं शताब्दी की है, पहली काव्यादर्श। आनंदवर्धन का समय जो है वो है 9वीं। काव्य प्रकाश यानी मम्मट का संबंध है 11वीं। उसके बाद विश्वनाथ आते हैं 14वीं से,
14वीं या हाँ 14वीं से आते हैं। विश्वनाथ, विद्याधर, भानुदत्त और एक और हैं, वो भी चारों लोग जो है, भानुदत्त के साथ मैं याद कर पा रहा हूँ तो विद्यानाथ, हाँ विद्याधर, विद्यानाथ, भानुदत्त और विश्वनाथ, ये चारों लोग जो हैं 14वीं वर्ष से इनका संबंध है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। कुछ प्रश्नों पर समय लग जाता है लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते होंगे, ऐसा मैं मान रहा हूँ। यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2013 में ये सारे प्रश्न पूछे जा रहे थे। और देखिएगा कैसे कैसे यही सारे प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं। कवि या श्रोता का अंतः साक्षात्कार बोध किसका होता है? कवि या श्रोता का अंतः साक्षात्कार बोध किसका होता है? व्यक्तित्व का, उसके विलक्षणता का, कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का, या मनोविकार का? तो आप देखिए कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय दृष्टि से काव्य में किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की? रस सिद्धांत की, ऑप्शन बी कुतूहल सिद्धांत की, ऑप्शन सी कल्पना सिद्धांत की, ऑप्शन डी श्रोता या पाठक की तटस्थता की। इसमें रस सिद्धांत की कल्पना की। भारतीय दृष्टि में काव्य में किस सिद्धांत की? सबसे पहले रस सिद्धांत की होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 65, केवल देखने का आनंद क्या है? ऑप्शन ए रसानुभूति, श्रोता या पाठक को काव्य का मर्म समझाना, सी भाव पक्ष को प्रबल बनाना, डी कुछ विलक्षण को दिखाने का कुतूहल मात्र। तो केवल देखने का जो आनंद है वो है कुछ विलक्षण को दिखाने का कुतूहल मात्र। केवल देखने से ना रसानुभूति होगी, केवल देखने से श्रोता या पाठक को काव्य का मर्म बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, भाव पक्ष को प्रबल बनाना असंभव है, ठीक है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष है? ऑप्शन ए भाव पक्ष, बोध पक्ष, रमणीय पक्ष या अलंकार पक्ष। इसका सही उत्तर क्या है आप दे सकते हैं, उत्तर दीजिए। तो कल्पना काव्य का बोध पक्ष है। कल्पना आपको बोध कराता है। आप जब कुछ भी कल्पना करते हैं, सोचते हैं, तो आप कुछ बोध भी करते हैं, कुछ कुछ सोचते हैं। अब आपके अंदर कुछ बिंब बनता है कल्पना के समय। आप जब सपना देखते हैं, सपना रात में सपना नहीं, रात इन द सेंस कि सोते समय वाले सपने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप अपने भविष्य की कुछ सपना को देखते हैं तो आप जिस सपने को देख रहे होते हैं, आप उसकी कल्पना करते हैं, उसका बिंब आपके सामने बनता है। आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप ये सपना ज़रूर देखते होंगे कि मेरा जीआरएफ होगा, मैं पीएचडी में इनरोल होऊंगा, मैं प्रोफेसर बनूंगा, तो कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे कपड़े पहन के जाऊंगा। निसंदेह आपके अंदर कभी ना कभी किसी या तो किसी को देख करके ये सारे बोध आपके अंदर आते होंगे। तो कल्पना बोध पक्ष का जो है क्या है, कल्पना काव्य का एक बोध पक्ष है। तो ठीक जैसे आप सोचते हैं वही कवि अपने काव्य में काम करता है। आप साधारण तौर पर सोचते हैं, कवि उसे लिख देता है और वो काव्य बन जाता है। प्रश्न संख्या 67, काव्य में पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर हुई? ऑप्शन ए भाव पक्ष की, ऑप्शन बी रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की, ऑप्शन सी काव्य में गंभीर रमणीयता की, ऑप्शन डी कल्पना और व्यक्तित्व की। ये कल्पना है, आप इसे सही से पढ़िएगा, कल्पना और व्यक्तित्व की। तो काव्य में पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा जो होती है वो होती है कल्पना और व्यक्तित्व की, ठीक है। अगला प्रश्न है स्थापना और तर्क का। उत्तर आधुनिकता वाद जो है, उत्तर आधुनिकतावाद पूंजीवाद है। तर्क, इसमें विश्व बाजार से प्रभावित तीसरी दुनिया का उपभोक्तावादी चिंतन ज़्यादा मुखर हुआ है। तो ये देखिए दोनों सही हैं, क्योंकि उत्तर आधुनिकतावाद में एक पूंजीवाद का ही पुट लिए हुए है वह, और पूंजीवाद जो है वो विश्व बाजार से प्रभावित तीसरी दुनिया जो कि
उपभोक्तावादी चिंतन पर ज़्यादा मुखर होता है, ठीक है, ज़्यादा विचार करता है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी स्थापना और तर्क का है। स्थापना में कह रहा है अधिकतर मानविकताओं के मतानुसार बुद्धिवादी पाठक का रचना के साथ पूर्ण तादाद में अथवा साधारणीकरण सहज संभव नहीं है। तर्क में कह रहा है आस्वादन के समय पाठक वेदांतर शून्य हो जाता है, अतः मानसिक अंतराल के कारण उसका साधारणीकरण हो जाता है। इसमें देखिए ए गलत है लेकिन आर सही है, ऑप्शन ए। इसे दोबारा से आप पढ़िए, उसके बाद देखिए अधिकतर मानववेत्ताओं के अनुमतानुसार बुद्धिवादी पाठक का रचना के साथ पूर्ण तादाद में अथवा साधारणीकरण सहज संभव नहीं है, ये गलत है। तर्क में कह रहा है आस्वादन के समय पाठक वेदांतर शून्य हो जाता है, अतः मानसिक अंतराल के कारण उसका साधारणीकरण हो जाता है, बिल्कुल सही है। अगला भी अससन ओरिजन का प्रश्न, इसमें देखिए वक्रोक्ति स्वतंत्र संप्रदाय न होकर आचार्य कुंतक का एकल मतवाद है। तर्क संप्रदाय में एकाधिक विचारकों की सहभागिता अनिवार्य होती है, इसे अधिकतर आचार्यों ने अलंकार माना है, संप्रदाय नहीं। संप्रदाय में एकाधिक विचारकों की सहभागिता अनिवार्य होती है, यानी एक से अधिक विचारकों की सहभागिता अनिवार्य होती है, इसे अधिकतर आचार्यों ने अलंकार माना है, संप्रदाय नहीं। तो बिल्कुल सत्य है जो दूसरा है, और पहला भी सही है, यानी ए सही है और ए और आर दोनों सही है। तो इसमें देखिए जो वक्रोक्ति स्वतंत्र संप्रदाय न होकर आचार्य कुंतक का एकल मतवाद है। अब देखिए वक्रोक्ति को एक संप्रदाय का रूप तो दिया गया, वक्रोक्ति संप्रदाय जिसके आचार्य कुंतक माने जाते हैं, लेकिन वक्रोक्ति एक अलंकार की श्रेणी में भी इसे रखा गया, ठीक है। कई सारे आचार्य जो बाद में इसका क्रिटिसाइज जब करते हैं तो इसे किसी अलग संप्रदाय की दृष्टि से नहीं देखते, वो एकमात्र इसे अलंकार की दृष्टि से देखते हैं। हालांकि केवल ये वक्रोक्ति के साथ नहीं है, ये ध्वनि के साथ भी है, ये औचित्य के साथ भी है। औचित्य भी अलंकार के रूप में ही देखा गया अलग अलग कई सारे आचार्यों के द्वारा। तो इसको आप ध्यान से देखिए, ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71, रमणीयार्थ प्रतिपादक प्रत्येक शब्द काव्य नहीं होता। तर्क कहा जा रहा है, यानी स्थापना था यह। तर्क में कह रहा है जब सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में किसी वाक्य में सुगठित हो जाता है तब वह काव्य का स्तर प्राप्त करता है। कह रहा है स्थापना में कि रमणीयार्थ प्रतिपादक प्रत्येक शब्द काव्य नहीं होता। जब सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में किसी वाक्य में सुगठित हो जाता है तब वह वाक्य का काव्य का स्तर प्राप्त करता है। सही है, तो देखिए दोनों सही है। अगले प्रश्न को हम देखिए, ये भी अससन ओरिजन का प्रश्न है। प्रतीकवाद एक प्रकार का काव्यात्मक रहस्यवाद है। तर्क कह रहा है इसमें केवल रहस्यपूर्ण और वक्रतापूर्ण सृजन किया जाता है। तो देखिए ये सही है लेकिन गलत है, क्योंकि इसमें केवल रहस्यपूर्ण और वक्रतापूर्ण सृजन नहीं किया जाता। प्रतीकवाद में प्रतीकवाद एक प्रकार का काव्यात्मक रहस्यवाद है, लेकिन केवल जब आ गया ना, जब केवल हो जाए या पूर्णता शब्द आ जाए तो उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 73, काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है परिश्रम, शब्द ज्ञान, लोक ज्ञान, प्रगाढ़ पांडित्य। व्युत्पत्ति परिश्रम, शब्द ज्ञान, लोक ज्ञान, प्रगाढ़ पांडित्य। तो शब्द ज्ञान जो है वो व्युत्पत्ति से है, ठीक है, उसका तात्पर्य है व्युत्पत्ति, ठीक है। प्रतिभा व्युत्पत्ति, अभ्यास। प्रतिभा को लोग मानते हैं ये जन्मजात होती है। व्युत्पत्ति शब्द ज्ञान, व्युत्पत्ति को आप अभ्यास के जरिए आप अपने अंदर समाहित कर सकते हैं, अपने अंदर ला सकते हैं। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं रुद्रट, दंडी, वामन, अप्पय दीक्षित। तो जो आचार्य वामन हैं
वो काव्य गुणों के संदर्भ में सबसे पहली बात जो करते हैं वो आचार्य वामन करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आचार्य वामन ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है, ठीक है। और भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या भरत मुनि कितना बताते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये प्रश्न इस बार पूछा गया था कि भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी होती है। प्रश्न 75, वैदग्धा भंगी भणिति किसका सूत्र है। ऑप्शन ए कुंतक, भोज, सी राजशेखर, डी पंडितराज जगन्नाथ। तो इसमें देखिए आचार्य कुंतक का है, इसमें कई सारे सूत्र और भी हैं, आप इसे देख लीजिए। वैदग्धा भंगी भणिति यानी चमत्कारपूर्ण कथन ही काव्य है, वह कुंतक कहते हैं। अदोषम निर्दोषम गुणवत् काव्यम अलंकारई रलंकृतम रसांतितम ये भोजराज कहते हैं। तस्य कवे कर्म स्मृतम काव्यम ये राजशेखर कहते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम यानी रमणीय अर्थ प्रदान करने वाला, देने वाला शब्द ही काव्य है, ऐसी बात जो करते हैं वो हैं आचार्य जगन्नाथ। प्रश्न संख्या 76 देखिए, ये भी असर्शन और रीजन का प्रश्न है। इसमें कह रहा है हिंदी काव्य शास्त्र का सर्वोच्च प्रदेय है सर्वांग निरूपण। तर्क कह रहा है सर्वांग निरूपण आचार्यों ने रस में अलंकार, पिंगल आदि का निरूपण करते हुए इसके अंतर्गत काव्य हेतु प्रयोजन, गुण, दोष आदि की भी चर्चा की है जो अत्यंत उपयोगी है। दोनों सही है, निसंदेह दोनों सही है। आप इसे एक बार और पढ़ लीजिए, देखिए ध्यान से। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, ये भी असर्शन और रीजन का प्रश्न है। कह रहा है अधिकतर संस्कृत आचार्य न औचित्य के पोषक रहे हैं, अतः औचित्य संप्रदाय के भी स्वतंत्र अस्तित्व का औचित्य कदापि सिद्ध नहीं होता। तर्क कह रहा है औचित्य का आग्रह आचार्य भरत से लेकर आनंदवर्धन, महिम भट्ट आदि सभी ने बहुशः किया है, तो बिल्कुल सही है। तो मैंने बोला था कि औचित्य जो संप्रदाय के रूप में बातें जब औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र जी देते हैं तो इन्हें भी संप्रदाय के रूप में बहुत सारी आलोचकों ने क्रिटिसाइज किया कि ये संप्रदाय नहीं कहा जा सकता। औचित्य के बारे में इसके पहले बातें हो चुकी हैं। किसी कार्य का कारण समावेशिता को ये लोग औचित्य मानते हैं। जैसे आप अमूमन आप पूछते होंगे आपके करने का क्या औचित्य है, क्या कारण है, तो आप इसे हेतु, हालांकि काव्य हेतु से नहीं समझ सकते, लेकिन इसे प्रखर रूप से संप्रदाय की श्रेणी में नहीं लिया गया औचित्य को भी। 78 है और प्रश्न देखिए स्थापना और तर्क का यह भी प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि प्लेटो के अनुसार भावातिरेक अत्यंत अनिष्टकर होता है और अरस्तु के अनुसार भावों का दमन बड़ा घातक होता है, अतः आदर्शवाद और त्रासदी दोनों सिद्धांत संदिग्ध हैं। इसमें देखिए प्लेटो और अरस्तु दोनों की समझ जानने की कोशिश कर रहा है केवल एक प्रश्न से। दोबारा पढ़ते हैं स्थापना। प्लेटो के अनुसार भावातिरेक अत्यंत अनिष्टकर होता है और अरस्तु के अनुसार भावों का दमन बड़ा घातक होता है, अतः आदर्शवाद और त्रासदी दोनों सिद्धांत संदिग्ध हैं। ये बिल्कुल गलत है, अभी मैं एक बार देखूंगा। प्लेटो साहित्य के निष्कासन पर बल देते थे और अरस्तु मात्र विरेचन तक उसकी उपयोगिता मानते थे, अतः दोनों सिद्धांत अधूरे लगते हैं। तो ये यहाँ पर दोनों सही कह रहे हैं। प्लेटो के अनुसार भावातिरेक अत्यंत अनिष्टकर होता है और अरस्तु के अनुसार भावों का दमन बड़ा घातक होता है। हाँ बिल्कुल ठीक सही है, क्योंकि प्लेटो जो हैं वो काव्य को पूरी तरह से वंचित कर देना चाहते हैं, समाज से हटा देना चाहते हैं। वो काव्य को कला से 3 गुना दूर मानते हैं कि कला से काव्य जो है वो 3 गुना दूर है। लेकिन अरस्तु उसे क्रिटिसाइज करते हैं और सिद्ध करते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। कला कला की ही कलाकृति है, कला कला से ही उपजती है। जैसे वो कहते हैं कि अगर कोई चित्र है, उस चित्र को देख करके अगर कोई कवि कुछ लिख रहा है, जैसे ये चित्र है, इसे देख करके अगर कोई कवि कुछ लिख रहा है
तो इस चित्र के अलावा भी वो कुछ अपना सृजन करेगा, या आपको देख करके आपका कोई चित्र बना रहा है तो वो निसंदेह उसकी स्वयं की कला भी उसके अंदर कुछ ना कुछ समाहित होगी। तो ऐसे आप इसे समझ सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं 79। ज़्यादा नहीं, 80 प्रश्न ही 30 प्रश्न करेंगे आज, इसके बाद एक प्रश्न और करेंगे। हालांकि मेरे पास प्रश्न हैं अभी, लेकिन अब ज़्यादा एनर्जी नहीं है लगातार बोलने की, इतना ज़्यादा। तो देखते हैं अससन और रीजन का ये 79। उत्तर संरचनावाद मुख्यतः पाठ केंद्रित है और वह पाठ अर्थापन साध्य होता है। तर्क, पाठ को इतना महत्व देना और लेखक की मृत्यु की घोषणा कर देना सस्युर का अतिवादी चिंतन है, अतः यह पुनर्विचारणीय है। यह दोनों सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 80। स्थापना में कहा जा रहा है काव्यानुभूति सदैव लोकोत्तर होती है। तर्क, कवि की अनुभूति लोक से परे होती है, इसलिए उसे ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। तो ये दूसरा गलत है। जो कवि की अनुभूति होती है वो लोक से परे नहीं हो सकती, लोक के इतर ही है, लोक के अंदर ही है। अगर मैं बताऊं, अगर लोक एक फूल है तो काव्य सुगंध हो सकता है। जैसे हम संस्कृति और सभ्यता को पढ़ते हैं तो हम सभ्यता एक फूल की तरह हमें देखने को मिलता है, वहीं संस्कृति उस फूल के अंदर समाहित जो सुगंध है। तो आकार, क्षेत्र, परिदृश्य, चतुष्फलकीय दृष्टि से देखा जाए तो किसका बड़ा है? सभ्यता का, लोक का। तो इसमें देखिए आप ऑप्शन ए यानी ए सही, आर गलत है। इसमें देखिए अभी मेरे पास जो है प्रश्न हैं पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। आगे जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं मैं जल्दी लेके आऊँगा, आप चिंता मत करिए। और आपको ये पूरी सीरीज़ कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स के बारे में जितनी अच्छी तरीके इन द सेंस, अगर क्रिटिसाइज़ भी करोगे आप तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कमेंट करके जाया करो यार। मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ आप लोग एक्टिव हो, देख रहे हो तो कुछ बोल रहे हो। ऐसा करिए, आप कुछ ना कुछ कमेंट करते रहिए, आंसर ही देते रहिए, मुझे लगेगा हाँ आप सभी एक्टिव हैं। दूसरी बात, अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। और आगे किस यूनिट के पीवाईक्यू को हल करना है आप इसके बारे में बताइए। ये सीरीज़ कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स के बारे में बता सकते हैं। दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी अपनी करते रहिए।